हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2024 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। इससे पहले के वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, जो कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। और हमारे चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को कर चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यदि HCF 306 और 1314 बराबर 18 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो संख्याएं दिया हैं, 306 और 1314। ये दो संख्या का HCF 18 दिया है, हमें एलसीएम निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है दो संख्याएं का HCF 18 है, एलसीएम हमें निकालना है। तो एक फार्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम। तो यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल में यहाँ पर 306 गुणा 1314 बराबर HCF दिया है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमें निकालना है। अब यहाँ पर 306 गुणा 1314 और ये जो संख्या है 18 बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा और यहाँ से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो 18 से 306 को अगर भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17 बार इसका पूरा भाग चला जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 17 गुणा 1314 बराबर एलसीएम। अब इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 22,338। तो इसका एलसीएम यहाँ पर है 22,338। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। दर्शाइए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमें दर्शाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि हमें 3√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो जिसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो सबसे पहले उसको हमें परिमेय संख्या मानना होगा। तो प्रश्न में हल में हम लिखेंगे माना 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होता है। तो 3√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है और P और Q एक सहअभाज्य संख्या होता है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है P और Q का HCF 1 के बराबर होता है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखेंगे P/Q यहाँ पर परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 को बराबर किधर लाएंगे, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को एक साइड करेंगे और अपरिमेय संख्या को एक तरफ करेंगे। तो 3 यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर P/3Q बराबर √2 इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पर देखेंगे P/3Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वही लिखा है। तो ये है हमारी अवधारणा के विरोधाभास है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जिसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो उसका डिटेल वीडियो पहले के वीडियो में बना चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड चैप्टर वाइज करवाया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? तो हमें संख्याएं निकालनी है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में हमें बताना है कि 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है, उन संख्या को हमें बताना है कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 अंक वाली संख्या कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। तो यहाँ पर 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं, 3 अंक वाली संख्या यहाँ पर 99 के बाद यहाँ पर 100 आता है। 99 2 अंक वाली संख्या है और 100 यहाँ पर 3 अंक वाली संख्या है। तो 100 से स्टार्ट होकर यहाँ पर 999, इसके बाद यहाँ पर 1000 आता है, 1000। तो ये 4 अंकों वाली संख्या है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 3 अंक वाली संख्या 100 से स्टार्ट होकर 999 तक आता है। अब इन संख्याओं में हमें देखना है कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इसके लिए यहाँ पर जो पहली संख्या है उसको हम 7 से भाग लगा देंगे। तो 100 को हम 7 से भाग लगा देंगे, तो 7 एकम 7, या माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 उतारेंगे, तो 0 उतारने के बाद 30 आ जाएगा। तो 7 का टेबल यहाँ पर 30 बार करना है। तो यहाँ पर 7 चक्कू 28 आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2।
अब यहाँ पर किसी भी संख्या को पूर्णतः विभाजित होने के लिए जो 7 से पूरा पूरा भाग चला जाए, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि 100 में यहाँ पर 2 संख्याएं ज़्यादा हैं। 100 में यहाँ पर 2 संख्या ज़्यादा हैं, या तो इस संख्या में हम 7 मतलब कितना जोड़े कि 7 आ जाए, 2 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए, जिससे कि इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 2 में यहाँ पर अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। अगर यहाँ पर 7 आ जाए तो 7 एकम 7, इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगा 7 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। अब 105 को अगर हम 7 से भाग लगा के देखेंगे तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पर 7 एकम 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 5 उतारा है तो 7 पंजे 35, तो ये इसका पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर किसी भी संख्या को अगर हम भाग लगाएंगे, जैसे कि पहले संख्या को भाग लगाएंगे, जितना रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, उतने में हम देखेंगे कि कितना जोड़े कि 7 आ जाए। तो 5 जोड़ने पर 7 आएगा, तो इस पहले 100 में हम 5 जोड़ देंगे तो इसका जो पहला वाला संख्या आ जाएगा जो 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पर 105 7 से विभाज्य है, जो पहली संख्या है। अब यहाँ पर हम लास्ट से संख्या देखेंगे तो इसको भी हम क्या करेंगे 7 से भाग लगा देंगे। तो 7 से भाग लगाने के बाद यहाँ पर 7 एकम 7, यहाँ पर आ जाएगा 2, 9 को उतारेंगे तो यहाँ पर 29 आ जाएगा। 7 चक्कू 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 9 उतारेंगे तो 19 आ जाएगा। 7 दूनी 14, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 5 आ गया है, इसका मतलब 999 में 5 अधिक है, या तो 5 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए। तो 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 999 में अगर 2 जोड़ेंगे तो वो 4 अंक वाली संख्या हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो 5 आ रहा है इस 5 को 999 में से हम माइनस करेंगे। 999 से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 994 आ जाएगा। तो 994 लास्ट संख्या है जो 7 से विभाज्य है, और पहला संख्या है 105 और लास्ट संख्या है 994। अब यहाँ पर इसके बीच वाले संख्या निकालेंगे तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो इसके अगले वाला संख्या आ जाएगा। तो इसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 112, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 119, ऐसे ही जो लास्ट संख्या है 994 है। तो इसको दोबारा से समझते हैं। यहाँ पर 100 से लेकर 999 तक संख्या है, 100 को 7 से भाग लगाएंगे तो 2 शेषफल आया। तो शेषफल में हम क्या जोड़े कि पूरा पूरा भाग चला जाए, मतलब 7 बन जाए यहाँ पर। तो 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 100 में हम 5 जोड़ देंगे तो उसका पहला संख्या है 3 अंक वाली पहली संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाएगा। अब इसमें हमें जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने के बाद यहाँ पर इसके आगे वाला जो संख्या आएगी जो 3 अंक वाला ही संख्या होगा। अब 999 को अगर हम 7 से भाग लगाएंगे तो इसका शेषफल 5 आएगा। तो 5 इसमें हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर जोड़ेंगे तो वो 4 अंक वाली संख्या हो जाएगा। इसलिए इस 5 को हम 999 से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद ये 3 अंक वाला ही संख्या है, जो कि बिल्कुल लास्ट वाला संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो इस तरीके से ये हमारा AP बन गया है। ये AP है। अब इस AP से हमें मतलब संख्याएं निकालनी, कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो इस AP से हमें n निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये AP है जो कि 7 से विभाज्य वाले 3 अंकों वाली संख्या है। तो ये AP बन गया है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली वाली संख्या है, प्रथम पद है A, 105 है। अब D निकालेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर निकालने के लिए यहाँ पर दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को माइनस कर देंगे, मतलब A2 माइनस A1, ये हमारा D होता है। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। D यहाँ पर 7 है, A यहाँ पर 105 है, और लास्ट पद मतलब AN 994 है। अब हमें n निकालना है, मतलब कितनी पद जो 7 से विभाज्य हो सकता है, कितनी संख्याएं। तो हमें n निकालना है। तो an वाले फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यहाँ पर 994 बराबर a यहाँ पर है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर है 7। अब 994 और 105 बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर n माइनस 1
इंटू डी, डी यहाँ पर 7 है। इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 889 बराबर n-1। अब ये जो 7 है गुणे में है, बराबर किधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड लगाएंगे तो डिवाइड लगाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 127 तो 127 बराबर n-1। अब -1 बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर n। अब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 128। तो n यहाँ पर 128 है, तो 128 संख्या जो 7 से विभाज्य हो सकता है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 13, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO है। इसको हमें दर्शाना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समलंब बनाया है ABCD, इस तरीके से समलंब है जिसमें बोला जा रहा है कि AB समांतर DC, AB DC के समांतर है और इसके विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो विकर्ण यहाँ पर कोने से कोने को मिलाएंगे तो AC विकर्ण है और BD विकर्ण है जो कि O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, लिखेंगे ABCD एक समलंब है, AB समांतर DC है तथा विकर्ण AC तथा BD, AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। ये प्रश्न में दिया है और हमें सिद्ध करना है AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO, इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना है, AO बट्टा BO, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, बट्टा हो जाएगा CO बट्टा DO, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर इसको देखा जाए, ये वाला जो त्रिभुज भुजा है ये वाला, तो ये त्रिभुज इसको इस त्रिभुज का भुजा है, मतलब त्रिभुज AOB का 2 भुजा है, और यहाँ पर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, इसका मतलब त्रिभुज COD का 2 भुजा है। तो इस दोनों त्रिभुज के मतलब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, इसको हमें यहाँ पर दर्शाना है। तो इसके लिए इन दोनों त्रिभुज को सबसे पहले हमें समरूप करना होगा। अगर ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो जाए तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज से त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD, त्रिभुज AOB और COD में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों भुजाएं हमारे क्या हैं, समांतर है। और एक कोई एक तिरछी लाइन, 2 समांतर रेखा में एक तिर्यक रेखा अगर इस तरीके से हो तो ये वाला जो कोण बनता है, जेड शेप में जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है क्योंकि ये एकांतर कोण है। फिर दूसरा, अगर इस तरीके से अगर तिर्यक रेखा हो तो जेड शेप ऐसे उल्टा जेड बन रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो यहाँ पर देखेंगे, इस चित्र में देखेंगे समांतर रेखा ये वाला इस तरीके से बन रहा है, तो ये हमारा जेड इस तरीके से बन रहा है, तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण B बराबर हो जाएगा कोण D के, और इस तरीके से बन रहा है जेड उल्टा जेड, तो यहाँ पर कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के। तो यहाँ पर लिखेंगे AB समांतर CD तथा AC एक तिर्यक रेखा है। AC एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर AC एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के। तो A को इस तरीके से लिखा है OAB बराबर OCD, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हैं क्योंकि ये एकांतर कोण है। और यहाँ पर इस कोण को भी लिख सकते हैं, यहाँ पर या तो हम किसी 2 कोण को लिख के उसको हम 2 कोण से भी किसी भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। और इधर यहाँ पर ये वाला कोण इसके भी बराबर हो गया है, और ये वाला कोण AOB ये वाला कोण और DOC ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण इस तरीके से होता है, जब 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। इस तरीके से शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण AOB बराबर हो जाएगा DOC, ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये एकांतर कोण है। तो 2 एंगल से, यहाँ पर 2 एंगल हमने दिखाया है, तो यहाँ पर 3 एंगल आप 3 एंगल भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो एंगल से दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो जाएगा।
जब ये समरूप हो जाएगा तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप भुजा के संगत समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो इसके जो भुजाएं हो जाएगा, छोटे वाले त्रिभुज का AO बट्टा बड़े वाले त्रिभुज के CO, AO बट्टा CO हो जाएगा और BO बट्टा DO हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा है AO बट्टा CO बराबर BOB बट्टा OD। अब हमें सिद्ध करना है यहाँ पर AO के नीचे BO होना चाहिए, तो BO हमारा ऊपर है, तो इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो BO नीचे आ जाएगा और OC ऊपर आ जाएगा। तो AO बट्टा BO बराबर है OC बट्टा DO, CO बट्टा DO। तो इस तरीके से जिसको हमें सिद्ध करना था, इसका फाइनल आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 13 सेंटीमीटर है और PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जिसका केंद्र O है, तो O केंद्र का एक वृत्त इस तरीके से हमने बना लिया है और जिसमें बोला जा रहा है कि इसकी त्रिज्या यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो ये इसकी त्रिज्या है जो कि 5 सेंटीमीटर है O, और यहाँ पर ये जो, और इसमें बोला जा रहा है कि त्रिज्या वाले एक वृत्त पर एक बिंदु, तो वृत्त पर एक बिंदु, तो यहाँ पर ये जो बिंदु है इसको हमने P मान लिया है। एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि O केंद्र का एक वृत्त है जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और वृत्त पर एक बिंदु, मतलब ये वृत्त पर एक बिंदु लेना है, तो ये बिंदु P है। अब स्पर्श रेखा यहाँ पर बोला जा रहा है कि PQ, तो बाह्य बिंदु एक, बाहर से एक बिंदु ले लेंगे जो कि स्पर्श रेखा इस तरीके से है, तो ये बिंदु है हमारा Q। तो स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ को हमें मिलाना है, तो OQ की लंबाई यहाँ पर दिया है 13 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला जा रहा है कि PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। अब इसमें देखा जाए तो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा द्वारा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है प्रमेय 10.1 से। प्रमेय 10.1 से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हल में लिखेंगे प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 यहाँ पर पूरा लिखना है आपको कि बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यहाँ पर PO जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है मतलब जो त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है OQ लंब है OP पर। तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। इस तरीके से यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री है त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो जब ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये पाइथागोरस समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पर दो भुजाएं हमें पता है और QP हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जिसमें 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण हो जाएगा और इन दोनों भुजाओं में से किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं। तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा OQ का स्क्वायर बराबर लंब यहाँ पर हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा QP का स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर यहाँ पर है 13 का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर।
तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 169 बराबर 5 5 25 प्लस क्यू पी का स्क्वायर। 25 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 25 बराबर क्यू पी का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और यहाँ पर क्यू पी निकालना है तो ये स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो क्यू पी बराबर 144 रूट आ जाएगा। तो क्यू पी बराबर रूट का 144 का मान होता है 12 सेंटीमीटर। तो क्यू पी का मान है 12 सेंटीमीटर, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्य वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसमें बंटन सारणी दिया है, तो उसको हमें उस बंटन सारणी से हमें माध्य वर्ग ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में इस प्रकार से यहाँ पर बंटन सारणी दिया है, जिसमें वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10 और 20 से 25 इस तरीके से दिया है। और यहाँ पर बारंबारता FI फ्रिक्वेंसी दिया है 10, 15, 12, 20 और 9। तो यहाँ पर हमें माध्यक वर्ग निकालना है। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें CF लिखना होगा, CF बनाना होगा। CF बनाने के लिए यहाँ पर CF मतलब संचयी बारंबारता का जो कॉलम है उसको हमें बनाना पड़ेगा। तो संचयी बारंबारता का जो इसको इस तरीके से बनाया जाता है, यहाँ पर बारंबारता में F1 सेम ऐसे ही लिखा जाता है। अब F2 को 10 से गुणा जोड़ के यहाँ पर लिखा जाता है। इसको 10 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25, 25 को 12 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा 37, 37 में 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 57, 57 को 9 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 66। और यहाँ पर जो बारंबारता है इसको भी हम जोड़ेंगे तो सिग्मा FI बराबर हो जाएगा 66। इन सारे संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 66। अब यहाँ पर एक चीज़ है, जो संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता के बिल्कुल लास्ट वाला जो संख्या है 66, यहाँ पर सिग्मा FI के बराबर होता है। यहाँ पर भी 66 आना चाहिए, मतलब सिग्मा FI इनको जोड़ने के बाद 66 है और CF का लास्ट वाला संख्या भी 66 है। इसका मतलब आपने जो 66 निकाला है जो कॉलम, ये हमारा बिल्कुल सही है। अब हमें माध्यक वर्ग निकालने के लिए यहाँ पर n/2 निकालना होता है। n यहाँ पर सिग्मा FI के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर n बराबर 66 है, तो 66/2 इसको हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33। अब 33 को CF में किस वर्ग में आता है उसको हमें चेक करना होगा। यहाँ पर है 10 तक है, 10 के बाद यहाँ पर 11 से लेकर 25 तक यहाँ पर है इस वर्ग में, और इस वर्ग में है 25 के बाद यहाँ पर 26, इस वर्ग में 26 से लेकर 37 तक है, और इस वर्ग में 37 के बाद 38 से लेकर 57 तक है। इस तरीके से यहाँ पर जो संख्याएं हैं, जो वर्ग हैं, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर जो 33 है, ये 33 किस वर्ग में आता है उसको हमें चेक करना है। तो यहाँ पर 26 से लेकर 37 तक है, तो 33 इस वर्ग में आता है। तो माध्यक वर्ग इस तरीके से ये माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग में जो वर्ग अंतराल है वही हमारा माध्यक वर्ग होता है। तो माध्यक वर्ग बराबर 10 से लेकर 15, 10 से लेकर 15 ये हमारा माध्यक वर्ग है। तो ये इसका आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन को हमें ऐसे करने होते हैं। जब माध्यक वर्ग निकालना है तो सबसे माध्यक में हमें CF निकालना होता है। CF निकालने के बाद CF का लास्ट वाला संख्या सिग्मा FI के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। n/2 निकालेंगे माध्यक वर्ग निकालने के लिए, तो 66 को भाग लगाएंगे 33 आ जाएगा, और ये 33 CF में चेक करेंगे कि किस वर्ग में आएगा। जब इस वर्ग में आएगा तो इस वर्ग का वर्ग अंतराल हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, जो कि इसमें अथवा में 2 प्रश्न हैं, तो दोनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो 20 वल्व के एक समूह में 4 वल्व खराब है। इन समूह में से एक वल्व यादृच्छाएं निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वल्व खराब नहीं है। तो ये प्रश्न है, प्रायिकता में से प्रश्न है ये। तो इसको सॉल्व करते हैं।
प्रश्न में दिया है मतलब 20 बल्ब में, तो यहाँ पर कुल बल्ब हो जाएगा 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब है, तो यहाँ पर खराब बल्ब की संख्या 4 आ जाएगा। अब उसमें से यादृच्छाएं एक बल्ब निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है। तो यहाँ पर अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे, फिर 20 में से 4 बल्ब खराब है तो 16 बल्ब अच्छे हो जाएंगे। अब यहाँ पर है जो खराब बल्ब नहीं आने की प्रायिकता निकालना है, मतलब P, खराब बल्ब नहीं मतलब अच्छे बल्ब, खराब बल्ब नहीं का मतलब है अच्छे बल्ब, अच्छे बल्ब की हमें प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम यहाँ पर कुल बल्बों की संख्या 20 है और अनुकूल परिणाम यहाँ पर खराब बल्ब नहीं मतलब अच्छे बल्ब, तो अच्छे बल्ब यहाँ पर अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 बट्टा 20 आ जाएगा, अनुकूल परिणाम 16 है, कुल परिणाम 20 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बट्टा 20। तो 4 बट्टा 20 इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है इसके अथवा में, ए के पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता उसको हमें निकालना है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक पासे को एक बार फेंकने में जो परिणाम आते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कुल परिणाम हो जाएगा, कुल परिणाम बराबर यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक है, तो कुल परिणाम यहाँ पर 6 हो जाएगा। और अभाज्य संख्या यहाँ पर 2 3 और 5, 2 3 5, यहाँ पर 2 3 5 अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर कितनी है, 1 2 3, 3 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। अब हमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, जब पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक बार फेंकने पर वह संख्या अभाज्य होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर कितनी है, 3, तो ये अनुकूल परिणाम हो जाएगा। और बट्टा कुल परिणाम, यहाँ पर पासे को एक बार फेंकने पर कितनी संख्याएं हैं कुल, तो कुल यहाँ पर 6 संख्या है, तो कुल परिणाम यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है 1/2 इसका प्रायिकता है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 13 में अथवा में 2 प्रश्न थे। तो पहले प्रश्न को हमने पहले का किया है, अब इसका जो लास्ट जो अथवा वाला प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। तो दी गई आकृति में DE समांतर BC है, तो AD ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें AD निकालना है और इसमें चित्र दिया है। तो आकृति इस प्रकार दिया है जिसमें ABC एक त्रिभुज है और यहाँ पर बोला गया है कि BC समांतर है DE के, BC समांतर है DE के, ये प्रश्न में दिया है और हमें AD निकालना है। तो AD निकालने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो DE है, DE रेखा है वो त्रिभुज ABC के जो एक भुजा BC के समांतर है। तो यहाँ पर ये समांतर दिया है, तो प्रमेय 6.1 का यहाँ पर यूज होने वाला है। तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 में ये बोला जाता है, यहाँ पर आपको प्रमेय 6.1 पूरा लिखना है। यहाँ पर प्रमेय 6.1 के अनुसार इस बोला जाता है कि किसी त्रिभुज ABC के 2 भुजाओं में 2 बिंदुओं पर एक रेखा इस प्रकार से खींचा जाता है जो इस त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर हो। अगर इस त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये प्रमेय 6.1 से बोला जाता है। तो यहाँ पर 2 भुजाएं, जो त्रिभुज की तीसरी भुजा इसके समांतर हैं, तो इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में बराबर होता है। तो प्रमेय 6.1 से यहाँ पर ABC समांतर DE है, तो यहाँ पर AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा AE बट्टा EC। ये प्रमेय 6.1 से है। अब AD हमें निकालना है, तो AD बट्टा DB यहाँ पर है 7.2 बराबर AE यहाँ पर 1.8
और ई सी यहाँ पर 5.4 है। तो यहाँ पर 1.8 है, तो यहाँ पर जो डेसिमल प्लेस है, डेसिमल पार्ट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी डेसिमल पार्ट 1 है, तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर हट जाएगा। तो ए डी बराबर हो जाएगा 18/54 और ये 7.2 बराबर किधर जाएगा, तो क्रॉस में हो जाएगा क्योंकि हमें ए डी निकालना है। तो 7.2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पर 18 कम 18, 18 तियाँ 54, यहाँ पर आया है 7.2/3 आ गया है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब 10 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 72/3 गुणा 10। 3 से इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौको 12। तो यहाँ पर आया है 24/10। इसको अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.4। तो ए डी बराबर 2.4 है, जिसको हमें निकालना था। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल लिया है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको हर एक स्टेप को अच्छे से समझ आ जाए। हमारे चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हमने अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।